डन। सर चैप्टर नंबर 2, ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। नाम में ही 3 बातें हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। यानी कि इस चैप्टर के अंदर 3 मेजर जो एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, एक उसमें से क्या होगा, ऑफर, एक एक्सेप्टेंस और एक ऑफर और एक्सेप्टेंस की इंडिविजुअल रेवोकेशन। और इसके अलावा कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि चैप्टर कवर करता है रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शुरू करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स अज्यूम कर लेते हैं, 2 नाम अगर आप लोग सजेस्ट करें जिनके साथ हम पूरी कहानी को आगे लेकर चलेंगे। एक आप बता दें, एक आप बता दें। अली, इतना आसान नाम, कोई मज़े का नाम दो ना जिसमें मज़ा है, जिसके ऊपर बात करते, ये लगा भी दे, जिसकी बात करते हुए भी ज़रा फ़नी फ़नी सा फील हो हमें, बता दे। साहब कर लेते हैं, साहब कर लेते हैं, साहब जी। और ख़वातीन से क्या नाम आया? शबनम। साहब और शबनम, मगर ये शबनम क्यों? ऐसे ही आ गया, ये साहब के साथ शबनम लगा दिया आप लोगों ने, साहब जी और शबनम जी। ठीक है, मगर फिर आप ही को कन्फ्यूजन होगी कि दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं। भाई आराम से दुल्ला, कुछ नहीं होने वाला, हौसला। अच्छा चलिए जी, साहब और शबनम। फिर हम ऐसा करते हैं कि शबनम को हम एस कह लिया करेंगे और साहब चूंकि जी है तो इसको जी कह लिया करेंगे। तो जी एस से साहब जी और शबनम जी। लेट्स से कि ये दोनों मोहल्लेदार हैं। दोनों कौन है? मोहल्लेदार हैं, आमने सामने रहते हैं और दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी हैं, बचपन से साथ इकट्ठे पढ़ते आए हैं और आपस में इनकी एक अच्छी दोस्ती वाली अंडरस्टैंडिंग है। एक दिन साहब कहता है शबनम को कि चलो मैं तुम्हें समोसे खिलाता हूँ। शबनम कहती है नहीं, शर्मा जाती है बेचारी। वो कहती है नहीं साहब, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हारे साथ समोसे खाने नहीं जा सकती। साहब बेचारा नाराज़ हो जाता है, परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे साहब फिर से जाता है, शबनम आज तुम चलोगी? शबनम कहती है चलो आज मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। और वो उसके साथ वादा कर लेती है कि हम शाम 4 बजे ठंड के मौसम में वॉक करते करते जाएंगे और बरकत मार्केट के समोसे खा के आएंगे। बरकत मार्केट से समोसे किसके अच्छे होते हैं? ये नहीं, बहुत ज़्यादा है, एक शेख जी है, एक नफीस है, और कौन है? आपने कहाँ के खाए? नफीस के खाए, कभी शेख जी के भी ट्राई कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हम नफीस के समोसे खा के आते हैं। 4 बजे का वादा हो गया। अब साहब जो है वो बेचारा परेशान है, टाइम देख रहा है बार बार कि कब 4 बजेंगे, कब वो जाएगा शबनम को पिक करने के लिए। 3:55 पे वो शबनम के गेट के नीचे आता है, बेल देता है और पता ये चलता है कि शबनम जो है वो कहीं और जा चुकी है। बेचारा साहब बहुत मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, अवजार हो जाता है, दुनिया से बेजार हो जाता है। वो कहता है अब मेरे जीने का मकसद ही कोई नहीं है। और वो अपने दोस्त, क्या नाम दें, अपने दोस्त मोमिन, हाँ कारी, खालिद, अपने दोस्त, ये खालिद कौन है? ये नाम खालिद कहाँ से आया? वो मेरे पापा के दोस्त हैं जाहिद। अच्छा, और उनके पापा का नाम खालिद है। वो अपने दोस्त खालिद के साथ समोसे खाने के लिए चला जाता है। वो फ़ोन करता है 4:10 पे, यार खालिद फ्री हो, समोसे खाने चलना है? खालिद कहता है मैं तैयार हूँ। तो एक मेल ने मेल पे भरोसा किया, दूसरा मेल ने उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर दिया। एक मेल ने फीमेल के ऊपर एतबार करने की कोशिश की, आगे की स्टोरी आपको पता है। वो बेचारे ने उसको भाव ही नहीं डाला। तो
यहाँ पे जो बात साहब ने शबनम को की कि आओ समोसे खाने चलें, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, एक समाजी, एक सियासी नहीं, एक समाजी बात है, एक सोशल बात उसने पूछी है कि यार समोसे खाने चलोगी, और इसने क्या कहा था? हाँ मैं चलूँगी। इस भाई ने इस बहन को क्या कराई है? एक ऑफर कराई है और कहा कि चलती हो साथ। उसने कहा नहीं। मगर क्या मौके पे कह दिया? नहीं। टाइम आने के ऊपर बैकआउट कर गई, टाइम आने के ऊपर रिफ्यूज़ल दे दी। क्या ये साहब इस शबनम के खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सकता है? क्यों? वाई? क्योंकि इसमें कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, एक सोशल वादा है, एक समाजी वादा है। ये पार्टीज बाउंडेड बाय लॉ नहीं है, और अगर ये बाउंडेड बाय लॉ होती तो फिर शायद ये इसकी बात मान के इसके साथ चली जाती, या जब ये बैकआउट करके गई तो ये इसके खिलाफ अदालत में जाके उसको कहता कि भाई चूँकि ये एक हमारी कमर्शियल ट्रांजैक्शन थी, एक हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, तुमने बैकआउट किया है, तुमने ब्रीच किया है, अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। मगर हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बंदे ने ट्राई मारी एक खातून के ऊपर कि क्या तुम समोसे खाने चलोगी, ताकि वो इसकी विलिंगनेस आइडेंटिफाई कर सके, इसकी असेंट ले सके कि क्या वो वाकई में इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। इस बंदे का इस खातून से पूछना ये क्या है? यॉक ऑफर है। जब एक बंदा अपनी ख्वाहिश किसी दूसरे से जाके जाहिर करे और कहे कि मैं ये काम आपके साथ करना चाहता हूँ, मैं आपको ये कुर्सियाँ बेचना चाहता हूँ, मैं आपको ये मार्कर बेचना चाहता हूँ, मैं आपको पानी की बोतल बेचना चाहता हूँ, मैं आपको माउस बेचना चाहता हूँ, मैं आपको डस्टर बेचना चाहता हूँ। क्यों? ताकि वो दूसरी पार्टी को जांच सके, उससे कंफर्म कर सके, उससे पूछ सके कि क्या आप वाकई में मेरे साथ ये ट्रांजैक्शन करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो ये क्या कहलाएगी? एक ऑफर, एक अदद प्यारी सी छोटी सी मासूम सी ऑफर। क्या ऑफर हमेशा ही कबूल होगी? नहीं। ऑफर के साथ क्या क्या कुछ हो सकता है, ज़रा देख लेते हैं। एक बंदे ने ऑफर की, चलो साहब ने ऑफर की, शबनम ने कहा सॉरी मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे साथ समोसे खाने नहीं जा सकती। ऑफर ख़त्म। ये ऑफर कबूल भी हो सकती है। साहब जी ने कहा शबनम जी को कि भाई समोसे खाने चलोगी? शबनम जी ने कहा जी बिल्कुल, मैं जाने को तैयार हूँ। एक्सेप्टेंस हो गई। साहब ने कहा समोसे खाने चलोगी शबनम मेरे साथ? शबनम ने कहा हाँ समोसे भी खाएंगे और उसके साथ ड्रिंक्स भी पिएंगे, उसके साथ हम चाय भी पिएंगे, या उसके साथ हम गाजर का हलवा भी खाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे शबनम ने अपने पास से 3 वैरायटियाँ मज़ीद ऐड कर दी हैं। इसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। यहाँ पे शबनम ने अपने पास से कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी हैं। उससे क्या होगा? साहब नाउ विल डिसाइड कि क्या ये 3 काम भी करने हैं या नहीं करने, क्या उसके जेब में इतने पैसे हैं भी। यहाँ उस बेचारे ने सिर्फ समोसे की ऑफ़र दी थी, वो तो फ्री हो गई है। ड्रिंक्स भी, अच्छा ड्रिंक्स के साथ चाय भी है। एक पे नहीं राज़ी, 2 पे राज़ी है, और साथ एंड के ऊपर गाजर का हलवा भी खा गया ना उसने, कुछ मीठा हो जाए, हालांकि वो चीनी भी खा सकती थी। तो दिस इज़ काउंटर ऑफर। और जब आप एक ऑफ़र करते हैं, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट तो कर ले, बट विथ सर्टन कंडीशंस, इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस।
क्या कहते हैं इसको? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। हाँ बताता हूँ। ये क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये कैसे होगी? उसने कहा 4 बजे जाना है। कितने बजे जाना है? उसने कहा 4 बजे नहीं, मैं 6 बजे तक तैयार हो जाऊंगी, मुझे तैयार होने में टाइम लगता है, तुम 6 बजे आ जाना। अब यहाँ पे कहानी फिर से किसके पास गई है? साहब के पास गई कि वो मानता या वो नहीं मानता। इट मीन्स कि शबनम ने हाँ तो कर दी है, मगर उस हाँ में उसने एक कंडीशन साथ ऐड कर दी है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आपकी किताब ने क्या किया है? इन दोनों बातों को एक ही ट्रीट किया है। या हम उसको बोल दें काउंटर ऑफर, या हम उसको बोल दें क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ए ने बी से कहा कि मैंने तुम्हें गाड़ी बेचनी है, गाड़ी की वैल्यू है 4 लाख। बी ने कहा हाँ मैं तुमसे गाड़ी परचेस कर लूँगा, 1.5 लाख रुपये अभी कैश ले लो, बाकी 2.5 लाख की किस्तें बना दो। क्या ए ने किस्तों की बात की थी? नहीं। ए ने जब ये कहा कि मुझे गाड़ी 4 लाख की बेचनी है, इसका मतलब क्या है कि वो उसको ऑन कैश बेचने में इंटरेस्टेड होगा। दूसरी पार्टी ने अपनी ही कंडीशंस इम्पोज बीच में कर दी हैं। तो अब कहानी किसके पास वापस जाएगी? ए के पास कि क्या वो इसकी ये वाली एक्सेप्टेंस मानता है या नहीं मानता। दिस वुड बी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या काउंटर ऑफर। किताब उसको एक ही ट्रीट करती है, हम भी उसको एक ही ट्रीट करेंगे। तो जब एक बंदा अपनी विलिंगनेस जाहिर करे किसी दूसरे बंदे के सामने कुछ काम करने की, इस नीयत के साथ कि दूसरी पार्टी उसको कबूल करे, ये क्या कहलाती है? ऑफर। ये क्या कहलाती है? जब एक बंदा दूसरी पार्टी तक पहुंचे खुद चल के और उसको बोले कि भाई मैं आपके साथ ये ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं, क्या आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। दिस इज व्हाट दिस इज। आप कॉलेज से बाहर जाए, रिक्शा वाला खड़ा होगा, आपने उससे पूछा कि मुझे अनारकली जाना है, 200 रुपया दूंगी। ये आप उसको क्या कर रही हैं? आप उसको ऑफर कर रही हैं। वो चाहे तो आपको बोले बाजी मुझे अनारकली नहीं जाना। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ रिजेक्शन। वो आपसे कहता है कि जनाब आए बैठे, मैं आपको ले चलता हूँ 200 रुपये के अंदर ही, एक्सेप्टेंस। और अगर वो आपसे कहता है कि बाजी अनारकली का रास्ता ख़राब है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ड्रॉप करूँगा, दिस इज़ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और अगर वो आपसे कहता है कि बाजी आए बैठे मगर 200 रुपया नहीं लूँगा, 300 रुपया लूँगा, महंगाई बहुत हो गई है, दिस इज़ काउंटर ऑफर। दिस इज़ काउंटर ऑफर। मगर किताब ने, मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये दोनों बातें सेम ट्रीट की हैं, तो हम भी इसको आगे से सेम ही लेकर चलेंगे। अच्छा, हमारी समोसे वाली मिसाल में ज़रा मुझे सोच के बताइए, क्या दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा था या नहीं? इसने कहा था समोसे खाने चलोगी, इसने कहा मैं चलूंगी। पैसे किसके लग रहे हैं? खा कौन रही है? कुछ रिटर्न में उसको दिया उसने? या तो ये बोलती कि भाई समोसा अगर तुम खिला रहे हो तो मैं तुम्हें ये गाजर का हलवा खिला देती हूँ। उसने वो भी नहीं कहा। उसने कहा ठीक है भाई पैसे लग रहे हैं, लगाई जा मैनू। तो दिस इज अ सिंगल साइड कंसिडरेशन। एक बंदे को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे बंदे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। रिक्शे वाले के साथ आपने कहा अनारकली जाना है, क्या इस केस में दोनों पार्टीज को वैल्यू मिल रही है? क्या एक अपना सफ़र तय करके दूसरी जगह तक पहुंच जाएगा और दूसरी पार्टी को पैसे मिल जाएंगे। तो जब दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो रही हो, इसको हम कहते हैं कि अब ये प्रॉमिस नहीं है, अब ये क्या है? एग्रीमेंट। तो ऑफर जमा एक्सेप्टेंस इज सिंपल प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में मैं अगर कंसिडरेशन ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और अगर ये एग्रीमेंट मुझे लॉ की तरफ से बाउंडेड हो जाए, अगर मैं दूसरी पार्टी को एनफोर्स करवा सकूं, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? आइए पढ़ लेते हैं। प्रपोजल यानी कि ऑफर। When one person signifies, जब एक बंदा सिग्निफाई करता है, इजहार करता है
कि मैं कुछ करना चाहता हूं तुम्हारे लिए, हिज विलिंगनेस टू डू एनीथिंग विद अ व्यू, इस नीयत से कि वो दूसरी पार्टी की असेंट हासिल कर सके, दूसरी पार्टी की मर्जी हासिल कर सके कि वो काम उसने करना है या उसने नहीं करना। इट इज़ कॉल्ड अ प्रपोजल। इट इज़ कॉल्ड अ प्रपोजल। ये क्या है? ये एक अदद ऑफर है। और जब दूसरी पार्टी इसको कबूल कर ले तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। जो बंदा ऑफर लेके जाता है वो कौन है? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाए वो कौन है? ऑफरी। इसी तरह प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो ऑफरर इज इक्वल टू प्रॉमिसर एंड ऑफरी इज इक्वल टू प्रॉमिसी। यहां तक क्लियर है? क्या ऑफर सिर्फ कुछ करने की ही होती है? नहीं, कुछ ना करने की भी होती है। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। भाई मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे पता है कि तुम अपने माँ बाप के अकलौते बेटे हो, मगर तुम में ख़राबी ये है कि तुम सिगरेट नोशी कर रहे हो, तो काइंडली ये ना करो, और इस काम को रोकने के लिए मैं तुम्हें जेब से लाख रुपए देने को तैयार हूँ कि तुम इस बुरे काम से बाहर आ जाओ। वो मेरा लाख रुपये आपको देना और आपका सिगरेट छोड़ना, क्या दोनों की में कंसंट्रेशन ट्रांसफ़र हो रही है? आपके सिगरेट छोड़ने से मुझे एक रूहानी सुकून मिल जाएगा और आपको वो पैसे मिल जाएंगे। ऑल दो रूहानी सुकून लॉ की नज़र में कोई कंसिडरेशन नहीं है, मगर अल्टीमेट इसका बेनिफिट आपके पेरेंट्स को होगा, तो अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़ अ कंसिडरेशन। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपका सिगरेट छोड़ना, आई एम आस्किंग यू टू एब्सटेन। आई एम आस्किंग यू टू एब्सटेन। इसी तरह गार्ड को पैसे क्यों दिए जाते हैं? सिक्योरिटी के। और अगर एक गार्ड रात का हो, रात को क्या सिक्योरिटी होती है? उसने सोना नहीं है, तो हम उसको टेक्निकल पैसे देते हैं ना सोने के, अपनी नींद पूरी ना करने के, मगर वो फिर भी सो रहा होता है। तो ऑफर कैन बी टू डू समथिंग एंड इट कैन बी एब्सटेनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग। कुछ करना या कुछ करने से बाज रहना, रोक देना। दोनों बातें क्या हैं? प्रपोजल की डेफिनेशन में आ जाती हैं। फिर अगर तो दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो रही हो, दोनों ने आपस में वादा किया हो, सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो। एक वादा क्या था रक्षे वाले के साथ? पैसे देने का। उसका वादा क्या था? आपको अनारकली छोड़ने का। जब दो प्रॉमिसेस आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और अगर वो एग्रीमेंट बाउंडेड बाय लॉ हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो यही बात अगर मैं आपको दिखा दूँ इन इक्वेशन फॉर्म, तो आप परेशान तो नहीं होंगे। ऑफर जमा एक्सेप्टेंस इज, प्रॉमिस जमा कंसिडरेशन इज, एग्रीमेंट जमा एनफोर्सेबिलिटी इज, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, लीगल ऑब्लिगेशन आप कैसे ऐड कर सकते हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट को एक कागज़ पे करके, स्टाम्प पेपर पे करके, किसी की गवाही में करके, अगर ओरली भी हो रहा है तो किसी को साथ खड़ा करके उसकी गवाही ले लें, या उस ओरल को भी रिकॉर्ड कर लें। तो वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर एक होता है ना, तो आप ओरल रिप्रेजेंटेशंस को, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मोबाइल में कैप्चर कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। चाहे वॉइस रिकॉर्ड कर लें, चाहे उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, मगर वो होनी चाहिए विद कॉन्सेंट। कॉन्सेंट के बिना आप किसी की कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। डाटा प्रोटेक्शन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ करता है। ओके, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मैं इस वक्त अगर आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करूं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो इस कागज़ के ऊपर, मैंने लिख के आपको दिया, आपने पढ़ा और आपने पढ़ के साइन कर दिया, ये एक्सप्रेस है। ये क्या है? ये एक्सप्रेस है। मैंने लिख के दिया, रिटर्न फॉर्म में दिया, आपने उसको तसल्ली से रीड किया, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस देखी, दिखने के बाद साइन कर दिया। मैंने ऑफ़र की थी इस कागज़ पे, आपने प्रॉपरली इसको रीड किया, अपनी एक्सेप्टेंस दी नीचे साइन करके, दिस इज़ एक्सप्रेस। क्या? राइटिंग रिटर्न में एक्सप्रेस। मैंने कुछ बोला, ऑफर बोल के की,
और आपने बोल के ही उसका आंसर किया या आपने लिख के उसका जवाब दिया, तो ये भी एक्सप्रेस है। यानी कि रिटन फॉर्म में करना या ओरल फॉर्म में करना, दोनों ही क्या है? एक्सप्रेस। इसके अलावा अगर कुछ भी हो वो इम्प्लाइड होगा, यानी कि इशारेबाजी। ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, गाड़ी में बंद हैं, अचानक से गाड़ी के शीशे पे एक बंदा आता है सफाई करने वाला, तो गाड़ी का शीशा साफ़ करता है। वो आके एकदम से शीशा साफ़ करना शुरू हो जाएगा। वो आपको ऑफ़र दे रहा है कि मैं ये साफ़ करूं या ना करूं। अब उसका सफाई करना शुरू करना विदाउट आस्किंग या विदाउट सेइंग एनीथिंग, उसकी तरफ से एक इम्प्लाइड ऑफ़र है। कौन सी? इम्प्लाइड। क्यों? क्योंकि वो एक्शन से कर रहा है, वो गाड़ी को साफ़ कर रहा है अपने एक्शंस के साथ, अपने हाथों के साथ। कुछ बोल या कुछ लिख के बात आपसे नहीं कर रहा, तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपसे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। आप बैठे हुए गाड़ी में, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। आपने शीशा नीचे किया, आवाज़ देकर उसको मना कर दिया, ये रिजेक्शन है। इम्प्लाइड या एक्सप्रेस? एक्सप्रेस। आपने हाथ के इशारे से कहा, इम्प्लाइड। आपने हाथ के इशारे से कहा, मगर क्या? एक्सेप्टेंस। और आपने किया, ये क्या है? आपने किया रिजेक्शन। तो एनीथिंग बाय एक्शंस, एनीथिंग बाय जेस्चर्स, ये क्या है? आपका इम्प्लाइड। और अगर आप बोल के कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, वो क्या है? यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है। आपके पास एक कागज़ आया होगा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक देखने हैं और इसको दिमाग में इसका आंसर सोचना है, और फिर आखिरी पेज पे जाके देखना है कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके पास 10 मिनट, नहीं ज़्यादा हो जाएंगे, 5 मिनट है, टाइम स्टार्ट्स ना हो। लिखना कुछ नहीं है, जस्ट आपने सोचना है। ये शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को ज़रा रिवाइव कर देंगे। जितना आप लोगों ने कवर किया ना, उसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और जिस सवाल में आपको मसला हो वो सवाल मार्क कर लें, फिर हम उस सवाल के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि सारे डिस्कस करने का टाइम नहीं है। हाँ, 5 मिनट टाइम ब्रेक कर लेते हैं। चलिए जी, तो आपसे कहा था कि आपने ये 8 सवाल करने हैं जिसमें आपको कोई मसला नज़र नहीं आया। मैं चाहूँगा एक दफ़ा इसको जूम कर लिया जाए ताकि ऑनलाइन वाले हज़रात भी इसको देख लें गौर से, और अगर उनका कोई भी सवाल हो तो वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल हाजिर का तो कोई सवाल नज़र नहीं आया। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप। आइए ऑफ़र की बात करते हैं। कब हम एक ऑफ़र को वैलिड ऑफ़र मानेंगे? कब एक ऑफ़र मेरी वैलिड ऑफ़र कहलाएगी? ये बताइए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक बंदा काफ़ी है? कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। साहब भी हो और मेरे पास शबनम भी हो। तो अगर साहब अपने आप से बातें करता रहे कि मैं शबनम को समोसे खाना लेकर जाऊंगा, मैं शबनम को ये कुर्सियाँ बेचूंगा, मैं शबनम को ये पानी की बोतल बेचूंगा, तो क्या शबनम तक ये बात पहुंच रही है? नहीं। साहब जब अपने आप से बात कर रहा है, इट मीन्स कि वो किसी को ऑफ़र नहीं दे रहा। ऑफ़र कैन नॉट मेक ऑफ़र टू हिमसेल्फ। वो अपने आप को ऑफ़र नहीं कर सकता। मैं अपने आप से कहना शुरू कर दूं कि मैं एक दिन उसामा को 10 गाड़ियाँ गिफ्ट करूँगा, या मैं एक दिन उसामा को ये पानी की बोतल 20 रुपये की बेचूँगा, तो मैं अपने आप को ऑफ़र कर रहा हूँ। एक इंसान जब अपने आप से बातें करता तो लोग उसको क्या मानते हैं? पागल। तो ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू, अपने आप को नहीं कर सकते। इट मीन्स कि देयर शुड बी 2 पर्सन्स, मिनिमम 2 पर्सन्स। फिर जो ऑफर आप लोग करते हैं, दैट शुड बी सर्टन, दैट शुड बी डेफिनेट। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई इबहाम ना हो, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको पानी की बोतल बेचूंगा, अब ये सर्टन नहीं है, डेफिनेट नहीं है।
पानी की बोतल डिफरेंट साइजेस में होती है। ये कौन सी है? 500 ml, 750 ml, लीटर वाली, 1.5 लीटर वाली, 6 लीटर वाली, और वो जो एक 19 का कैन होता है। फिर मैंने ये भी नहीं आपसे कहा कि मैं किस कंपनी की बेचूंगा, गौरमे की होगी, पेप्सी की होगी, नेस्ले की होगी, ये बात भी नहीं की। बस मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपको पानी की बोतल बेचूंगा, ये सर्टन और डेफिनेट नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पीले रंग के फल बेचूंगा। क्या पीले रंग का फल एक सर्टन डेफिनेट बात है? नहीं। क्यों? डिफरेंट फल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आम मैंगो एक ही होता है। बनाना, अच्छा, बनाना, मैंगो, खरबूजा। लाल रंग का फल सेब, अनार और स्ट्रॉबेरी। मीठा फल सारे मीठे होते हैं। कड़वा फल कोई कड़वा फल नहीं होता। तो सर्टन डेफिनेट होने के लिए आपको सारी क्वालिटीज, सारी बातें प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी, तब जाके आप उसको एक वैलिड ऑफर बना सकते हो। देन आप अगर चाहो तो इसमें कंडीशंस ऐड कर सकते हो। आप अगर चाहो तो उसमें कंडीशंस ऐड कर सकते हो। ऑफरर हैज़ द राइट कि वो कंडीशन ऐड कर दे। साहब ने शबनम को बोला था कि कितने बजे जाना है समोसे खाने? 4 बजे। वो 4 बजे का जो टाइम स्लॉट है, दैट वाज द कंडीशन जो उसने ऐड की थी। कहाँ जाना है? बरकत मार्केट। वो प्लेस भी क्या थी? एक कंडीशनल थी कि हम यहाँ पे जाएंगे। तो ऑफरर अगर चाहे तो उसमें अपने मर्जी से कंडीशंस इम्पोज कर सकता है। और अगर कोई स्पेशल टर्म्स ऐड की गई हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि दूसरी पार्टी तक पहले तो ये तमाम तर कंडीशंस पहुँचे और उसके मुताबिक दूसरी पार्टी को पूरा का पूरा मौका दिया जाए कि वो उसको कबूल करें या ना करें। और दूसरी पार्टी तक ये तमाम कंडीशंस स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। जिम्मेदारी किसकी है? ऑफरर की। किसकी है? साहब की। फिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफरी मेरे से बहुत दूर है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ऑफरी लेट सपोज जिना के आसपास है। मैं यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये पानी की बोतल बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम मेरे से पानी की बोतल लोगे? और आगे से कोई जवाब आएगा? नहीं। उसके साइलेंस पर मैंने कहा कि हाँ वो एग्री कर गया, तो क्या उसने वाकई में एक्सेप्टेंस दे दी है? नहीं। क्या उस तक मेरी ऑफ़र पहुंची थी? नहीं पहुंची। एक चीज़ पहुंची ही नहीं तो वो अगला बंदा कबूल कैसे कर सकता है? तो कम्युनिकेशन इज़ कि आपकी बात दूसरी पार्टी तक लाजमी पहुंचनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। मैंने एक ऑफ़र की व्हाट्सएप पे, मगर दूसरी पार्टी का नेट बंद है, क्या कम्युनिकेट हो गई है? अभी इन ट्रांजिट घूम रही है। जब वो नेट ओपन करेगा, जब उसको रीड करेगा, तब जाके हम कहेंगे कि उसकी नॉलेज में वो बात आ गई है। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और ये कब कंप्लीट होगी? जब उसकी नॉलेज में वो बात आ जाएगी, उसके नॉलेज में वो बात पहुंच जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ऑफर आपको पता है इट कैन बी थ्रू वर्ड्स स्पोकन या वर्ड्स रिटन या एक्शंस। डन? पक्की गल है? आगे चलिए। सर वो कहता है कि अगर आप एक ऑफर कर रहे हैं ना थ्रू पोस्ट, ये पोस्ट क्या होती है? खत। ए ने, चलो ए नहीं, बाप ने वो GS का रूल मुझे बता दिया है। जी ने एस को एक खत भेजा। खत में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें 10 बैग्स 500 रुपये के हिसाब से बेचना चाहता हूँ। ये ख़त उसने भेजा 1 जनवरी को, जो कि एस के पास पहुँच रहा है 5 जनवरी को। मुझे सोच के बताइएगा ऑफ़र कब कम्युनिकेट हो रही है? 5 को। इसने जिस टाइम पे भेजी वो कम्युनिकेट नहीं हुई, जब पहुँची तो कम्युनिकेट हुई। तो ऑफ़र किस दिन कम्युनिकेट होगी एस को? 5 जनवरी को। तो इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेस। अब यहाँ पे याद रखिएगा वो कह रहा है लेटर रीचेस,
पहुंच गया। उसने ये नहीं कहा कि उसने खोल के पढ़ लिया। पहुंच गया अज्यूम कर लेंगे कि उसने पढ़ भी लिया। आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज फेंका, दूसरी पार्टी का ब्लू टिक हो गया, इट मीन्स कि उसने उसको खोल लिया, उसकी नॉलेज में आ गया, उसको वो चीज़ पहुंच गई। अब अगर ब्लू टिक नहीं हुआ, डबल टिक हो गया, मगर ब्लू टिक नहीं हुआ, हो सकता है कि उसने अपनी रीड रिसीट्स बंद की हों, तो आप उसकी असेसमेंट नहीं कर सकते। तो क्या है, व्हेन इट रीचेस, जब पहुंच जाए तो वो उसका है। आपकी ऑफर कब पूरी हो गई है? 5 जनवरी को। यहाँ तक क्लियर है? 1 2 3 4, क्या चारों बातें क्लियर हैं? अब अगली बात करते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इसको समझते हैं ज़रा एक एग्जाम्पल के थ्रू। इनविटेशन टू ऑफर, ये क्या है? एक पम्फलेट है, एक एडवर्टीजमेंट है, जो कि कॉलेज कर रहा है कि हम ये क्लासें ऑफ़र कर रहे हैं। और क्लासें कब से स्टार्ट हो रही हैं? आज क्या है? 3 जनवरी से। इससे पहले आके अपनी एनरोलमेंट करा लें। आपको ये फेसबुक पे चलता फिरता नज़र आता है। जब आपने उसको देखा, देख के असेस किया कि लिखा क्या हुआ है, आपका दिल ललचाया कि यार मुझे फास्ट ट्रैक कर लेना चाहिए, मुझे इसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। क्या कॉलेज ने घर आके आपको ऑफ़र की? कॉलेज ने सिर्फ एक पोस्ट बनाई, सोशल मीडिया पे डाल दी और आपसे कहा कि हम ये चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, लेनी हो तो आ जाना, लेनी हो तो आ जाना। बेसिकली कॉलेज आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ और आके हमारे सामने बैठो और हमें बताओ कि क्या तुम लेने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। और अगर आप उसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कहाँ पे रब्ता करेंगे? इस नंबर पे या ऊपर दिए हुए एड्रेस पे आप जाएंगे, फ्रंट ऑफिसर के पास, उसके सामने बैठेंगे और वहाँ से अपनी ऑफ़र फेंकेंगे कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने में, क्या चार्जेस हैं। मेरी आखिरी लाइन क्या है? क्या चार्जेस हैं। इस पूरे पम्फलेट में कहीं आपको नज़र आ रहा है कि मैंने पैसों का जिक्र किया हो? नहीं। तो ये बेसिकली क्या है? एक इनविटेशन टू, ये ITO है, इनविटेशन टू ऑफर, ITO, इनविटेशन टू। याद रखिएगा, इनविटेशन टू ऑफर में पैसों का जिक्र नहीं होता, सिर्फ उस चीज़ की क्वालिटीज़, उस चीज़ के फीचर्स के ऊपर बात की जाती है जो कि आपको राग़िब करती है, आपको मुतवज्जा करती है कि आओ और आके हमसे पूछो कि ये चीज़ हम आपको देना चाहते हैं, क्या आप लेने में इंटरेस्टेड हो। और जब आप कॉलेज के सामने आएंगे, मिल बैठ के बात करेंगे, तो वहाँ से ऑफ़र कॉलेज नहीं दे रहा, आप दे रहे हैं। कॉलेज ने आपको घर से उठा लिया और कहा कि कॉलेज आके हमें ऑफ़र दो, वो कॉलेज की तरफ से ऑफ़र नहीं थी। इस पोस्ट को देख के आप मुतवज्जा हुए, क्या हुए? इसको पुश कहेंगे कि इसको पुल कहेंगे? ये स्ट्रेटजी कौन सी है? पुश स्ट्रेटजी है या पुल स्ट्रेटजी है? क्यों? कॉलेज ने आपको मुतवज्जा किया, कॉलेज ने आपको अपनी तरफ खींचा है, अपनी तरफ खींचा है। नहीं, मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ। कॉलेज ने आपको अपनी तरफ राग़िब किया है,
पुल किया है, अपनी तरफ लेकर आए हैं कि आओ और आके हमसे राब्ता करो। और आप जब बैठे हैं कॉलेज के सामने तो ऑफ़र कौन देगा? आप, कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। कॉलेज कहेगा 100 बिस्मिल्लाह, ये इतने पैसे हैं। आपने कहा नहीं नहीं इतने पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, काउंटर ऑफर शुरू हो गई। कॉलेज ने कहा अच्छा तो फिर ये, आपने कहा ओके, एग्रीमेंट बन गया, बाउंडेड बाय लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। अगर यहाँ पे पैसे लिखे होते ₹10,000, साथ लिखा होता नॉट नेगोशिएबल या नॉट बार्गेनेबल, फिर ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, फिर ये ऑफर है। पैसों का जिक्र आ जाए और फिक्स्ड पैसों का जिक्र आ जाए, सिर्फ जिक्र नहीं, फिक्स्ड पैसों का जिक्र अगर आ गया तो उस केस में हम कहते हैं कि भाई अब ये ऑफर है, ये ITO नहीं है। और अगर लिखा हो 10,000 बार्गेनेबल, डिस्काउंट्स अवेलेबल, तो उस वक़्त ये फिर से क्या बन जाएगा? इनविटेशन टू ऑफर। क्यों? क्योंकि अगर आपको गौर हो, हमने क्या कहा था? सर्टन और चूँकि अमाउंट सर्टन भी नहीं है, अमाउंट डेफिनेट भी नहीं है, उस केस में ही ITO है। और अगर अमाउंट फिक्स है, चेंज नहीं होगी, उस केस में क्या है? ये ऑफर। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है? परेशान तो नहीं हो गए? देख लें, घबरा तो नहीं गए? फिर देख लें। सवाल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16 भी ज़रा ट्राई करते हैं, ज़रा ट्राई करें। पहले 8 आपने किया था, आपने कहा कोई सवाल नहीं है। अब 9 से लेके 16 तक मैं यहाँ दिखा दूँ, हम इसको जूम कर सकते हैं ना? दुल्ला भाई इसको जूम कीजिएगा। दुल्ला भाई ने कहा, अब्दुल्ला भाई का, इसको जूम कीजिएगा। जब आपने यहाँ से जाना तो आपने कॉन्सेप्ट सारे लेके जाने हैं अलॉन्ग विद दिस शॉर्ट क्वेश्चंस, ताकि घर जाके वो वाली परेशानी ना हो कि मैंने ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि मैंने सब कुछ करा के भेजना है। सवाल नंबर 10 के ऊपर एतराज़ आया, बाकी यानी कि फर्स्ट से लेकर 16 तक क्लियर है, ठीक है? छा गए आप लोग। सलमान परचेज्ड अ हॉर्स फ्रॉम इरफान। एक पार्टी सलमान है और एक पार्टी इरफान है। एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर, एक घोड़ा खरीद लिया और दूसरे घोड़ा खरीदने का वादा कर लिया। प्रॉमिस टू बाय अनदर कब? इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स, उसने कहा जब पहले वाला घोड़ा लकी साबित होगा तो मैं तुमसे दूसरा घोड़ा भी खरीद लूंगा। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स। क्या ये ऑफर वैलिड है और क्या ये सलमान के अगेंस्ट इन्फोर्स की जा सकती है या नहीं? खुद सोच के बताइए, खुद सोच के बताइए। क्योंकि ये क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं और डेफिनेट नहीं। और इन दोनों में से ऑफरर कौन है? सलमान तो परचेज कर रहा है, पीछे की ऑफर किसने की होगी? तो कंडीशन कौन डालता है? ऑफरर। यहाँ पे कौन डाल रहा है? खुद ही पहुँच गए आप लोग, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। कौन सा? देख लेते हमें किस चीज़ से घबराहट है।
क्या इसमें आंसर है? ये है। नहीं, क्या इसमें आंसर नहीं देखना। शाबाश, आपके पास है, मेरे पास नहीं है। चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं। अच्छा, कासिम ने कहा कि यार बच्चों के पास हो, सर के पास ना हो। दिस इज़ एन इनवैलिड ऑफर, ये तो बात हमें समझ आ गई है। अच्छा, क्यों? इरफान कुड नॉट एनफोर्स द एग्रीमेंट इट बीइंग लूज एंड वेग। आप उसको लिख लें, नॉट सर्टन एंड डेफिनेट। तो लूज एंड वेग से मुराद है कि ये पुख्ता नहीं है, ये ठोस नहीं है, ये एक वेग स्टेटमेंट है कि भाई पहला घोड़ा लकी साबित होगा तो अगले की बात करेंगे, और ऑफरी कोई कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, चलिए आगे। एक ऑफर कब कब लैप्स हो सकती है, आज का हमारा आखिरी एरिया, लैप्स ऑफ एन ऑफर। कब कब हम एक ऑफर को ख़त्म कर सकते हैं? चलो ये बताएं, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पानी की बोतल बेचना चाहता हूँ, आपने कहा सर मुझे नहीं चाहिए, मेरी ऑफ़र ख़त्म हो गई क्योंकि आपने एक्सप्रेस रिजेक्शन दे दी। मैंने आपसे कहा यार पानी की बोतलें परचेज करोगे, बता दिया, आपने कहा जी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ख़त्म हो गया। क्योंकि जब एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया? बन क्या गया? प्रॉमिस या एग्रीमेंट? एग्रीमेंट बना है, दोनों पार्टीज़ को कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो रही है, पैसे भी तो आएंगे मुझे। तो जब एक चीज़ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या चले प्रॉमिस भी बन गई, तो जो इनिशियल ऑफ़र थी वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। मैंने आपको ऑफ़र की और आपसे कहा मिस क्या आप ये पानी की बोतल 40 रुपये में ख़रीदना पसंद करेंगी? आपने कहा सर मेरी जेब में 30 रुपये हैं, कि आप 30 रुपये ले लेंगे? ये आपने क्या किया? मुझे काउंटर ऑफ़र, जो मेरी ओरिजिनल ऑफ़र थी, ख़त्म। अब यहाँ पे क्या होगा? शुरू में मैं ऑफ़र था, आप ऑफ़र ही थी, 40 की ऑफ़र मैंने आपसे किया, आपने कहा सर 30 कर लें। वो 30 की अब ऑफ़र घूम के मेरे पास आई है, तो अब आप ऑफ़र ही नहीं है, अब आप कौन है? ऑफ़र। और मैं कौन हूँ? अब मुझे फैसला करना है कि मैंने 30 कबूल करना है या नहीं करना है। मैंने कहा मैं 30 बहुत थोड़े हैं, 35 कर लें। अब फिर से पार्टीज चेंज हो गई हैं, मैं ऑफ़र बन गया हूँ और आप ऑफ़र। तो एक ऑफ़र कब कब ख़त्म हो सकती है? जब कबूल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए या काउंटर ऑफ़र हो जाए। फिर कब तक ख़त्म कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस से पहले पहले, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और अगर उस ऑफ़र में कोई टाइम मेंशन्ड हो, मैंने लिखा कि ये ऑफ़र 10 दिन तक वैलिड है, तो 11वें दिन वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। अगर 10 दिन तक जिसने कबूल करनी है कर ले, अदरवाइज़ 11वें दिन वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। और अगर कोई टाइम मेंशन ना हो तो रीज़नेबल टाइम लेते हैं। कॉलेज ने कहा कि 10,000 रुपया हम चार्ज करेंगे और ये ऑफ़र वैलिड है, मगर कब तक ये नहीं बताया। आपके लिए इसका रीज़नेबल टाइम क्या होगा? शाबाश, इतनी लुट मचा दी आपने कि अटेम्प्ट से पहले पहले। थोड़ी बहुत तो कॉल को भी पैसे आने दिया करें। मैंने सुना बच्चे 8 दिन में तैयारी कर लेते हैं। 7 डेज़ तक, क्योंकि ये 40 डेज़ का बैच है, उसके मुताबिक सोचें। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। एक बच्चा 40th डे आता है और कहता है कि मुझे ये कोर्स चाहिए, तो हम कहाँ पे खड़े होंगे? बिल्कुल एंड के ऊपर। फिज़िकल ख़त्म हो चुका होगा, तो क्या कॉलेज उसको अलाउ कर देगा? नहीं। तो उस वक्त उसका रीज़नेबल टाइम ख़त्म हो चुका होगा। तो अगर टाइम मेंशन्ड है तो उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ख़त्म हो गया तो वो ऑफ़र भी ख़त्म। और अगर मेंशन नहीं है तो रीज़नेबल टाइम। अब रीज़नेबल मेरे लिए और है, आपके लिए और, आपके लिए और आपके लिए और है, और आपके लिए भी और है। तो रीज़नेबल के केस में आपने करना ये है कि ये लिख देना है कि जो टाइम उसके रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में डिसाइड किया होगा उस टाइम को देखेंगे। अगर वो टाइम फ्रेम गुजर जाता है तो ऑफ़र मेरी लैप्स हो जाएगी। तो हमेशा बच के चलना है, अपने पास से कोई टाइम दे के नहीं आना
ये कह दें कि जिस तरह या जितने दिनों में एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चलता है उस कंपनी का या उस ट्रांजैक्शन का या जो मार्केट में जितने डेज अलाउ होते हैं, अगर वो ख़त्म हो गए हैं कंसिडरिंग इट रीज़नेबल, तो हमारी ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ को जोड़ देना है मार्केट टर्म्स के साथ, ताकि आपकी जो अजम्पशन है वो भी रहे और एग्जामिनर को पता चले कि भाई इस बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज है, चीज़ों को ये हैंडल कर सकता है। ऑफरर ने कंडीशन डाल दी थी, दूसरी पार्टी ने वो कंडीशन एज इट इज़ फॉलो नहीं की। याद है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मैंने कहा था ख़त पे जवाब भेजना, दूसरी पार्टी ने ख़त पे जवाब नहीं भेजा, ईमेल पे जवाब भेज दिया। अब मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं इसकी एक्सेप्टेंस मानूं या ना मानूं। मान लूँगा तो ओके है, नहीं मानूंगा तब भी ओके है। मगर जब उसने वो कंडीशन पूरी नहीं की तो टेक्निकली मेरी ऑफ़र क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। मेरे पास अब ये राइट आ गया है टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, मगर वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ लैप्स कर चुकी है। एंड नाउ यू नो व्हाट इज़ काउंटर ऑफर। तो मैं ये बात दोबारा नहीं बताने वाला। नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेस, ये भी आपको समझ आ गया। पॉइंट 3 रह गया, डेथ और इंसैनिटी। इस पॉइंट को समझने के लिए आपने सवाल नंबर 23 और 24 करना है, अभी करना है। ये करें पहले, फिर आपको मैं इस पॉइंट पर लेकर आता हूँ। सवाल नंबर 23 और 24। लगेगा आपको कि सवाल एक जैसा मगर एक जैसा नहीं है। एक में उसे पता नहीं था, एक में उसने इग्नोर किया। हाँ, एक में पता है और एक में पता नहीं है। वॉशरूम में चलता है ये बोर्ड। सीन क्या है सुन लें। वो कहाँ गए हमारे साहब जी और शबनम जी? यहाँ पे, यहाँ बता लेते हैं। एस नहीं, जी ने एस को एक ख़त भेजा जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचने में इंटरेस्टेड हूँ और उस गाड़ी की जो वैल्यू है वो है 10 लाख। जब एस को ये ख़त पहुंचा और ख़त रीड करते टाइम एस को पता था कि जी की डेथ हो चुकी है, ये जानते हुए कि अब जी दुनिया में नहीं है, एस ने कबूल कर ली। लॉ ये कहता है कि जैसे ही वो बंदा वफात पा गया और दूसरी पार्टी को पता चल गया तो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाती है उसकी वफात के बाद। या वो डेथ में चला जाए, क्या कहता है, डेथ या इंसैनिटी। व्हाट इज इंसैनिटी? पागलपन। अगर तो इसको पता है और जानते हुए ये कबूल कर रहा है या कर रही है तो इसका मतलब है कि ये गलत कर रही है, वो ऑफर अब वैलिड नहीं है। बट अगर इसने इन इग्नोरेंस कबूल किया, उसको नहीं पता था कि उसकी डेथ हो चुकी है या वो इंसेन है, 1 बजे उसकी डेथ हो चुकी है या वो इंसेन है, इस केस में लॉ कहता है कि अब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मगर ये साबित कौन करेगा कि इसको पता है या इसको नहीं पता? किस पे आएगा प्रूफ का बर्डन? शबनम पे आएगा।
डन। अब वो दो सवाल देखते हैं। मेहरबानी आपकी। जैन ऑफर्ड दाऊद इस कार फॉर 3 मिलियन। कब? 15 जनवरी को। जैन की डेथ हो गई 18 को। दाऊद ने एक्सेप्ट कर ली कब? 20 को। व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज, तो पहले केस में जब उसने कबूल किया तब उसको पता है, तो ये ऑफ़र कबूल नहीं की जा सकती। और जब उसको पता नहीं था, इग्नोरेंस वाला मामला है, तो अब ये वैलिड है। तो मगर डेथ तो हो गई है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। डन। आज का टारगेट खत्म हुआ। देखिए पूरा हो गया उस पैनल के मुताबिक। कहाँ तक था आज? हमने कहाँ तक करना था? हमने करना था, ओरिएंटेशन हमारी हो गई है। अच्छा यहाँ मेरा टाइम लिखा हुआ है गलत है, टाइम चेंज कर लीजिएगा। ये टाइम गलत लिखा गया यहाँ पे। इट इज़ 10:45 to 12:45, तो टाइम काइंडली चेंज कर लीजिएगा। तो ओरिएंटेशन भी हो गई है और इंट्रो टू और ऑफर भी हमारा पूरा हो गया। कल हम लोगों ने बात करनी है एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन के ऊपर, और अगले सेशन में चैप्टर 2 कंप्लीट प्लस पास पेपर्स। डन। कितने दिन पूरे हो रहे हैं? कब हमारा ये ख़त्म हो रहा है? 6 फरवरी को, यानी कि 6 फरवरी विल बी द लास्ट डे जिसमें हम अपना कंटेंट ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद अगले 4 दिन 2 पेपर्स कंप्लीट हैं, मगर मैंने तोड़ दिए हैं। ज़रा गौर से पड़ेगा कैसे मैंने तोड़े हैं। पहले 50 नंबर अलग कर दिए और अगले 50 मैंने, ताकि एक दिन में सारा बर्डन आपके ऊपर ना आ जाए। अच्छा, इसमें मज़ीद जो चूँकि ये अब स्टार्ट वेडनेसडे से हो रहा है ना, तो ये वीक पूरा, अगला वीक पूरा, और उससे अगले वीक के 2 दिन, चूँकि हमारे 2 दिन ख़त्म हो चुके हैं मंडे ट्यूसडे। अदरवाइज़ क्या होता कि ये 2 वीक्स पूरे के पूरे होते किसके? कॉन्ट्रैक्ट के। और उसके बाद 1 वीक किसका होता? पूरा पार्टनरशिप का। उसके बाद 1 वीक होता अदर एरियाज़ का, और उसके बाद 1 वीक होता पूरा नेगोशिएबल का। तो चूँकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेडनेसडे से, तो ये उस तरीके से नहीं बन पाया, बट आप ये अज्यूम कर लें कि हमारा वीक शुरू कब हो रहा है? वेडनेसडे टू वेडनेसडे। डन। अल्लाह दे वाले।